आज हमारा टॉपिक है पॉलीट्राइकम का जो हिस्सा रहता था वो वाला। तो बच्चे आर्चिगोनियल हेड यानी हमने एंथ्रीडियम पढ़ लिया था। आर्चिगोनियम तकरीबन इसका जो ही स्ट्रक्चर है जैसे पोरीला का पढ़ा था उससे मिलता जुलता ही है कि फ्लास्क शेप होते हैं और जो लीफी स्टेम होता है उसकी बिल्कुल टिप पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यह है कि इसके इर्द गिर्द लीव्स मौजूद होते हैं। ठीक है, पेरिकिटियल लीव्स मौजूद होते हैं। तो जैसे ये फ़र्ज़ करें इस तरह से आर्चिगोनियम है फ्लास्क शेप, ये 3-4 ऐसे क्लस्टर की सूरत में होते हैं। तो इनको ऐसे करके लीव्स ने घेरा हुआ होता है, ऐसे करके ऐसे, और ये लीव्स इस किस्म से ऐसे कवर किया होता है कि एक बड बना देते हैं। तो अंदर जो है आर्चिगोनिया 3 से 6 तादाद में हो सकते हैं, वो इस बड के अंदर होते हैं। तो जो लीव्स इस बड को बनाते हैं उसे हम पेरिकिटियल लीव्स कहते हैं। ठीक है, और आर्चिगोनिया वही फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। मैं इसकी स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपने जनरल ब्रायोफाइट के अकाउंट में पढ़ा हुआ है कि वही नेक वेंटर केनाल सेल, नेक केनाल सेल जो पोरीला में और जनरल अकाउंट में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही होता है आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर। आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट जी स्टूडेंट्स कैसे होती है? तो बच्चे आर्चिगोनिया की जो डेवलपमेंट है वो सिंपल बिल्कुल वैसे ही जैसे पोरीला की हुई थी कि सबसे पहले जो सेल है ये 2 सेल में तकसीम हो जाता है। एक प्राइमरी स्टॉक सेल है, एक आर्चिगोनियम इनिशियल है। नीचे वाला जो है इसने स्टॉक बना देनी होती है, ऊपर वाला जो है वो ये देखे 3 सेल में तकसीम हो गया है। ये जो अतराफ़ वाले ये दोनों सेल्स है तकसीम होकर ये जैकेट बनाना शुरू कर देंगे, ये जो अतराफ़ वाले सेल है। और जो सेंटर वाला सेल है ये फिर तकसीम में जाके इस तरह ये 2 सेल बना देगा। ये इन दोनों ने तो बार बार तकसीम होकर ये सारी जैकेट बना दी है ना। सेंटर वाले 2 बना दिए हैं, ये नेक केनाल सेल है और यह एग सेल। ये फर्दर नेक केनाल सेल तकसीम होगा तो अंदर ये नेक केनाल सेल है, और इसी तरह जो है एग है ये तो डेवलप हो जाएगा, उसी में से तकसीम होने के बाद वेंटर केनाल सेल बन जाएगा। तो ये बिल्कुल इसकी डेवलपमेंट वैसे ही होती है जैसे कि तकरीबन पोरीला की थी। ठीक है बच्चे, उसके बाद आते हैं हम फर्टिलाइजेशन पे। जब फर्टिलाइजेशन का अमल होता है वो भी सेम उसी तरह होता है कि नेक केनाल सेल वाले हिस्से के नेक सेल टूट जाते हैं और उसके डिसइंटीग्रेट होने से जो वेंटर केनाल सेल है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड उनका रिलीज़ होता है जिससे केमिकल की सेंस होती है। तो स्पर्म सेल इसको सेंस करते हुए वहाँ तक आते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें ये इस तरह से था तो ये डिसइंटीग्रेट हो गए होते हैं, इन्हीं की सेंस करते हुए स्पर्म सेल अंदर को आते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है बेस पर। तो यहाँ पर जो एग था वो ओस्पोर में चेंज हो जाता है और स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल यहीं पर बन जाता है। उसके बाद बच्चे क्या होता है जी स्टूडेंट, उसके बाद ये है एक स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि एक स्पोरोफाइट का जो है ये डेवलप कैसे होता है। जी बच्चे, तो सबसे पहले जो ओस्पोर है जो कि स्पोरोफाइट जनरेशन का पहला सेल है वो 2 सेल में तकसीम हो जाता है। एक होता है एपीबेसल सेल, दूसरा होता है हाइपोबेसल सेल। आपको पता है कि स्पोरोफाइट के 3 हिस्से होते हैं, फुट, सिटा और कैप्सूल। ठीक है, जो हाइपोबेसल सेल है ये तो फुट वाला हिस्सा बना देगा और थोड़ा सा सिटा वाला हिस्सा बना देगा। फुट के अंदर बारीक सेल होंगे, अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, उसमें आप देख लेना थोड़ी सी स्टॉक डेवलप होगी। जो अपर दूसरा एपीबेसल सेल है ये सिटा और कैप्सूल ऊपर फूला हुआ हिस्सा बना देगा और उसके बाद यंग एम्ब्रियो बन जाएगा। यंग एम्ब्रियो के अतराफ वाले सेल कैलिप्ट्रा बना देंगे। कैलिप्ट्रा एक किस्म की कवरिंग होती है। उसके बाद एक मास ऑफ सेल बन जाएगा जिसके एम्ब्रियो के अतराफ वाले सेल्स एम्फीथीसियम कहलाएंगे और अंदर वाला सेल जो दरमियान वाला ग्रुप होगा अंदर वाला वो एंडोथीसियम कहलाएगा। जी बच्चे, जो अंदर वाला एंडोथीसियम है कंडक्टिंग प्रिजन बना देगा। कोलोमीला, स्पोर्स है, कैपोफाइसिस, ये सारे कौन से हैं ये अभी सिर्फ आप नाम याद रखें। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पार्ट्स हैं स्पोरोफाइट के। तो इसी तरह फिर जो स्पोर्स है का ये तकसीम होता है मियोसिस के ज़रिए, यानी द आउटर मोस्ट लेयर एंडोथीसियम की आर्चिस्पोरियम बना देगी जिससे स्पोर मदर सेल बन जाएंगे और वो है मियोसिस के अंदर जाके स्पोर्स बना देंगे। जबकि एम्फीथीसियम है वो सेल तकसीम होकर स्पॉन्जी टिश्यू और एपोफाइसिस बना देंगे। मैं आपको फिर कह रही हूँ ये जो एपोफाइसिस, कोलोमीला, स्पोर्स एग जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं ये भी स्ट्रक्चर ऑफ जो स्पोरोफाइट है उसमें मैं आपको बताती हूँ। ये देखें बच्चे, ये स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट का। ये फुट वाला हिस्सा इसका नीचे की था जो कंडक्टिंग सेल्स बनाता है। उसके बाद ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है बारीक सा, यानी ये फुट था। उसके बाद ये बारीक सा हिस्सा ऐसे है जिसे सिट्टा कहते हैं। जैसे ये हिस्सा है, ये सिट्टा के ऊपर एक थोड़ी सा उभार आ गया, यानी मोटा हिस्सा शुरू हो गया जिसको कहते हैं एपोफाइसिस। मैंने आपको कहा था ना कि एंडोथीसियम एपोफाइसिस बना देगा, तो ये एपोफाइसिस है। जी बच्चे, तो ये एपोफाइसिस वाला हिस्सा है। ये
एपोथीका था, मतलब एपोफाइसिस वाला पार्ट था। उसके बाद ये जो कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, ये बारीक सी ये आ जाता है, स्ट्रोमा वाला हिस्सा आता है। ये जो इसका स्वोलन पोर्शन होता है इसको थीका बोलते हैं। और बच्चे इसके बाद जो है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये इसकी सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद बच्चे जो सेंटर वाला पार्ट है ये है कोलोमिला है, बिल्कुल इसके। और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये एयर स्पेस होती है दरमियान में, ये जो आपको नज़र आ रही है ट्रेबिकुली से बोलते हैं। तो ये ट्रेबिकुली भी है और इसको एयर स्पेस बोलते हैं। उसके बाद ये इनर स्पेस है, यानी अंदर वाली स्पेस है, यहाँ पर मौजूद होते हैं स्पोर्स और इलेटर्स। उसके बाद फिर स्पेस आ जाती है, यानी ट्रेबिकुली 1 व 2 है, ये भी एयर स्पेस है। ये आउटर एयर स्पेस है, ये वाली ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है, और ये अंदर वाली एयर स्पेस थी। और ये वॉल्स हैं उसकी, कोई दोहरी है, इसकी डिफरेंट मोटाई होती है जो आपने लिखा हुआ है। उसके बाद जहाँ कैप्सूल का स्वोलन पोर्शन एंड होता है, यहाँ पर ये रिम होता है। ये कोलोमिला ऊपर वाले हिस्से में जाके भी स्टॉप नहीं होता बल्कि फैल जाता है, और इसको बोलते हैं एपीग्राम। जी बच्चे, एपीफ्रैम जो है इसके ऊपर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन पे एक रिम होता है जो इस एपीफ्राम को ऊपर वाले हिस्से से सेपरेट करता है। ये रिंग साइज से पेरिस्टोम कहते हैं। और ये ऊपर बिल्कुल बीक लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। तो जिस वक्त स्पोर्स ने रिलीज़ होना होता है तो उस वक्त क्या होता है, ये इसके बाहर की जानिब एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ये कैलिप्ट्रा बोलते हैं। तो जिस वक्त फर्टिलाइजेशन होनी होती है, या सॉरी स्पोर्स ने रिलीज़ होना होता है, उस वक्त क्या होता है बच्चे, उस वक्त यहाँ से ये कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है रिम। ये कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये सेल्स सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से अंदर वाले जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज़ हो यानी यहाँ से ये रिप्चर हो जाता है। यहाँ पे जो स्पोर्स मदर सेल होते हैं म्यूसिस में जाके स्पोर्स बना चुके होते हैं, तो स्पोर्स यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। और बच्चे स्पोर्स के फिर 2 लेयर होती हैं। एक होती है, इसका स्ट्रक्चर बयान किया हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है। एक होता है उसका ये सारा उसका स्ट्रक्चर है। एक होता है स्पोर्स की 2 लेयर्स होती हैं, जिसके एक एक्सोस्पोरियम एंडोस्पोरियम, बाहर वाली लेयर जर्मिनेट हो जाती है। जो अंदर वाली लेयर होती है वो फेवरेबल कंडीशन में पहले एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं, और प्रोटोनीमा जो है दोबारा से प्लांट में चेंज हो जाता है। बच्चे ये लाइफ साइकिल है, ये आप देख सकते हैं। इसका गैमेटोफाइट वाला हिस्सा, ये स्पोरोफाइट वाला हिस्सा, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसको आप इसी तरह से ड्रा कीजिएगा। ये देखिए, ये गैमेटोफाइट के 2 प्लांट है, ये आर्चीगोनियम स्पोरोगोनियम जाइगोट बना है, इससे स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट से फिर स्पोर्स ने मेल एंड फीमेल प्लांट बना दिए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंटिन्यू है, एंड हो गया। उसके बाद मज़ीद कुछ पूछना हो आप पूछ